हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। रेलवे स्टेशन पर एसी कोच में बैठी ट्रेन चलने का इंतज़ार कर रही शालिनी का बेटा रमेश अभी सारा सामान ठीक से लगाकर बाहर निकला ही था कि ट्रेन चलने की सीटी बज गई। माँ को चलने से पहले खिड़की से झांकते हुए विदाई के अंदाज में मुस्कुराते हुए अपने मन को समझाने का प्रयास कर ही रहा था कि रमेश ने पास से निकले 70 वर्षीय राधे श्याम को देखा, जो ट्रेन के उसी डिब्बे के दरवाजे पर चढ़ने की जल्दी में था। उनका एक बैग जल्दी के चलते रमेश के कुछ ही आगे गिर गया। राधे श्याम की उम्र शरीर की स्थिरता के सामने हार मान गई थी। तभी उसकी मदद करने के लिए रमेश दौड़ा। इधर शालिनी अचानक अपने बेटे को दौड़ता देखा तो चिंतित सी दरवाजे की तरफ लपकी। जब तक शालिनी पहुंचती तब तक रमेश तक राधे श्याम को ट्रेन के डिब्बे में सामान सहित सुरक्षित पहुंचा चुका था। रमेश का तो मन था कि वह अंदर सीट तक छोड़कर आए, मगर समय की कमी थी। ट्रेन कभी भी चल सकती थी। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े राधे श्याम कृतज्ञता से रमेश के हाथ को पकड़े धन्यवाद कर रहे थे और रमेश इसे अपना फर्ज बता रहा था कि तभी ट्रेन ने दूसरी सीटी भी बजा दी और शालिनी ने मुस्कुराते हुए दरवाजे से ही रमेश को विदा किया। चेहरे की भाव भूमिका से ही राधे श्याम समझ तो रहा था कि शालिनी और उस लड़के के बीच कोई आत्मीय संबंध है। फिर भी जिज्ञासा के चलते मदद से खुश राधे श्याम ने वहीं खड़े खड़े शालिनी से पूछ लिया, मैडम यह आपका बेटा है? मुस्कुराती शालिनी ने कहा, जी हाँ। ट्रेन पकड़ने की खुशी से गदगद राधे श्याम ने कहा, बड़ा ही सुशील बच्चा है, आप खुशकिस्मत हैं। सहमति में गर्दन हिलाते हुए शालिनी ने मुस्कुराते हुए राधे श्याम की तरफ देखते हुए पूछा, यह सारा सामान आप ही का है? जी हाँ, मैं अपनी बेटी के पास लंबी अवधि के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया। लाइए मैं लिए चलती हूँ। कहते हुए शालिनी ने एक हाथ से एक थैला पकड़े दूसरे हाथ से कोच का दरवाज़ा खोलते हुए आगे बढ़ी। अपने दोनों हाथों में बाकी सामान लिए राधे श्याम भी पीछे पीछे चल दिए। दोनों हाथों में सामान लिए लाचार राधे श्याम की सुविधा को देखते हुए शालिनी ने दरवाजे को देर तक पकड़े रखा। शालिनी ने पूछा, आपका बर्थ नंबर कौन सा है? जी सीट नंबर 7 है। अरे वाह, मेरा सीट नंबर 9 है, मतलब आमने सामने की ही सीट है। दोनों पल भर के लिए मुस्कुरा दिए। सामान अपनी जगह रख चैन की सांस लेते हुए राधे श्याम ने फिर कहा, अगर आज आपके बेटे ने मदद ना की होती तो शायद मेरी ट्रेन ही छूट जाती। सामने की सीट पर शालीनता से बैठी शालिनी ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर कहा, यह तो उसका फर्ज था। अगर आपकी जगह मैं होती तो क्या आपका बेटा मेरी मदद ना करता? आप सही कह रही हैं, राधे श्याम ने सहमति जताते हुए कहा। शालिनी ने अपने पर्स से तब तक एक किताब निकाल ली। ऊपर लिखी भाषा को पढ़ने में असमर्थ राधे श्याम ने पूछा, यह किस भाषा की किताब है? तेलुगु है, शालिनी ने छोटा सा उत्तर दिया। अच्छा, तो आप आंध्र प्रदेश से हैं? राधे श्याम मुस्कुराते हुए अंदाज में बोले, जी वर्तमान में मैं समाज सेविका हूँ और अभी मैं अपने बेटे के पास
दिल्ली आई हुई थी। मैं राज्य प्रशासन में सीनियर एडिटर के पद से 5 साल पहले ही सेवानिवृत्त हुई हूँ। कोई खास काम नहीं रहता, इसीलिए थोड़ी समाज सेवा हो जाती है और मन भी लगा रहता है। कभी कभी बेटे के पास दिल्ली चली आती हूँ। और आप? प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ शालिनी ने राधेश्याम की तरफ देखते हुए पूछा। जी, मेरा नाम राधेश्याम भटनागर है और मैं दिल्ली में ही अध्यापक था। लगभग 10 साल हो चुके हैं सेवानिवृत्ति के। मैं अपनी बेटी के पास भोपाल जा रहा हूँ। वह वहाँ प्रोग्राम एनालिस्ट के पद पर है। उसके 2 जुड़वा बच्चे हैं। बेटी को बच्चे संभालने में दिक्कत ना हो, इसीलिए आजकल ज़्यादातर मैं बेटी के पास ही रहता हूँ। बस अपनी सालाना जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए आया था। सुनते ही दोनों एक साथ हंस पड़े। राधेश्याम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा, सोचा ना था। शालिनी ने किताब से नज़र उठाते हुए राधेश्याम की तरफ प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ देखा और पूछा, ऐसे दिन का क्या मतलब? राधेश्याम तपाक से बोले, मतलब यही है कि हम खुद ही सिद्ध करना पड़ेगा कि हम जिंदा हैं। यह बात तो आपने सही कही। शालिनी ने राधेश्याम की बात में सहमति जताते हुए कहा, लेकिन सरकार भी क्या करे, कोई चारा भी तो नहीं। और फिर हमें पेंशन तो मिल रही है ना, यह एक बड़ा सुख है। साल में एक बार की परेशानी ज़रूर है, लेकिन कम से कम बाकी सब परेशानियां तो नहीं हैं। शालिनी ने राधेश्याम की बात से सहमति के साथ अपना पक्ष रखते हुए कहा, मगर राधेश्याम ने फिर भी अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैं सब समझता हूँ मैडम, मगर जब जिंदा होने का प्रमाण देता हूँ तब थोड़ा बुरा सा महसूस तो होता ही है। आपकी बात भी सही है, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर साथ ही प्रश्न किया, आपकी बेटी के जुड़वा बच्चों को देखभाल के लिए आप अकेले क्यों? आपकी पत्नी? कहकर शालिनी रुक गई। राधेश्याम ने हल्की सी गर्दन नीचे की और खुद को संभालते हुए कहा, जी वे 4 साल पहले ही हमारा साथ छोड़कर भाग गई। एकदम से आश्चर्य से भरी शालिनी ने एक बार फिर किताब से नजरें राधेश्याम की तरफ करते हुए चश्मे के अंदर से झांकते हुए देखा। वह अपने पिता के पास है। राधेश्याम ने मानो शालिनी के मन में उठ रहे प्रश्न का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शालिनी के मन में अभी संवेदना के भाव आए ही थे कि राधेश्याम ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, हमारी मैडम तो दूसरी दुनिया में सुकून से हैं। शालिनी को राधेश्याम की मजाक करने के अंदाज में अपनी दिवंगत पत्नी के चले जाने का इस तरह से बताना कुछ अच्छा नहीं लगा। शालिनी ने शिकायत भरे अंदाज में उन्हें मुंह बनाते हुए कहा, यह भी कोई बात हुई? कोई इस तरह परिचय देता है क्या अपनी दिवंगत पत्नी का? राधेश्याम, जो अब तक अपनी बात पर खुद ही हंस रहे थे, मुस्कुराते हुए कटाक्ष भरे अंदाज में बोले, अरे मैडम, दूसरी दुनिया में तो वे अचानक ही चली गई, मुझे अकेला छोड़कर। अब तो वे वहाँ सुखी हैं और मैं यहाँ अकेला बुढ़ापे के दिन काट रहा हूँ। जब तक वो साथ रही मेरे पास समय नहीं था, अब मेरे पास समय है तो वो मेरे साथ नहीं है। अब इस बेवफा पत्नी को आप ही कहो कि छोड़कर भागना, ना कहूँ तो और क्या कहूँ। शालिनी सैद्धांतिक रूप से राधेश्याम से
सहमत तो ना थी, मगर इतने कष्ट भरी घटना भी मजाक में कह देने के राधेश्याम की इस बेबक अंदाज की कायल हो गई। अब उसका मन किताब से ज़्यादा सामने बैठे राधेश्याम की बातों में आ रहा था। शालिनी ने गौर से देखा। पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी रेशमी बालों के साथ ही सफ़ेद बोहे के नीचे दिख रही दोनों आँखों में अभी भी चमक साफ दिख रही थी। आँखों में उम्र के निशान दूर दूर तक ना थे। शालिनी को राधेश्याम की बेबक भरी बातें अच्छी लग रही थी, जबकि शालिनी के सामने बैठे राधेश्याम शालिनी से एकदम उलट थे। इधर राधेश्याम बोलते ही जा रहे थे। हम तो टीचर हैं मैडम, जिंदगी भर बोलने का ही खाया है। आप ठहरी सीनियर ऑडिटर, जीवन भर सबके कामों में कमियां ही निकाली होंगी। और यह कहकर राधेश्याम हंस पड़े। शालिनी को राधेश्याम की बात एक बार फिर अच्छी नहीं लगी, मगर अचानक ही शालिनी ने शांत मन से राधेश्याम की बात को मनन किया तो पाया कि मजाक में ही सही, मगर जीवन भर उसके कार्य करने और विभागीय जिम्मेदारियों के चलते वे घर पर भी हमेशा सब में कमियां निकालने और सुधारने में ही तो लगी रही। उसे याद आया कि एक बार उसके दिवंगत पति प्रभाकरण, जो कि उसी के विभाग में प्रशासनिक पद पर थे, एक बार उन्होंने भी यही कहा था, मगर तब शालिनी अपने पति पर बहुत गुस्सा हुई थी और पूरे एक हफ्ते तक घर का माहौल भी खराब रहा था। मगर अब इन सब बातों से क्या फ़ायदा। शालिनी अपनी स्मृतियों से बाहर आते हुए राधेश्याम से पूछ बैठी, अच्छा तो आपको कैसे पता मैं घर पर ऑडिटर ही बन कर रही। एक बार फिर मुस्कुराते हुए राधेश्याम ने कहा, मैडम मैं भी तो जिंदगी भर अपने घर में टीचर बन कर ही बोलता रहा और अब भी देखो बोलता ही रहता हूँ। और फिर दोनों एक साथ हंस पड़े। शालिनी बहुत दिनों बाद इतना खुलकर हंस रही थी। उसे यह खुले मन और बक्कड़ सहयात्री राधेश्याम किताब से ज़्यादा रुचिकर लगा। शालिनी ने किताबों को एक तरफ रख दिया और मुस्कुराते हुए उसकी बातों में खो गई। देर रात तक आखिर दोनों ने अपना अपना खाना निकाला और आत्मीयता भरे माहौल में एक दूसरे के खाने का हिस्सा भी बने। दोनों की आदतें एकदम विपरीत होने के बावजूद एक दूसरे को समझाने की कोशिश भी जारी थी। राधेश्याम ने सोने से पहले अपनी दवाइयाँ ली और लेटते हुए शालिनी की तरफ मुड़कर बोले, मैडम आप मेरी बेटी का नंबर नोट कर लीजिए। राधेश्याम की इस अजीब की हरकत पर शालिनी को एक बार फिर से आश्चर्य हुआ। राधेश्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं सुबह नहीं उठा तो कम से कम आप मेरे घर पर फ़ोन कर सूचना तो दे देंगी ना। और कहकर हंस दिए। शालिनी को राधेश्याम की यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। भले कोई अपना मरने की बात किसी अजनबी से इस तरह कहता है क्या। राधेश्याम समझ गए और अपनी बात पलटते हुए बोले, मैडम मैं तो सुबह 5 बजे अपने स्टेशन पर उतर जाऊंगा, तब तक आप तो सोती रहेंगी। हम दोनों के पास बात करने का मन हो तो नंबर तो होना चाहिए ही ना। शालिनी ने राधेश्याम का नंबर पूछकर अपने मोबाइल में राधेश्याम सहयात्री के नाम से सेव भी कर लिया और गुड नाइट कहकर कंपार्टमेंट की लाइट बंद कर दी। इन बातों को बीते अब लगभग 2 साल हो चले। शालिनी की एकाकी जीवन में किताबें ही थी।
या रोज सुबह राधेश्याम सहयात्री की तरफ से आने वाला शुभ प्रभात का एक संदेश, जिसकी अब शालिनी को आदत पड़ चुकी थी। शालिनी को रोज की दिनचर्या से जब भी समय मिलता वह राधेश्याम के शुभ प्रभात के संदेश पढ़ लिया करती और उत्तर भी जरूर देती। यूँ तो राधेश्याम के शुभ प्रभात के संदेश में लिखी ज़्यादातर बातें या तो सैद्धांतिक होती या उम्र की इस दहलीज पर व्यर्थ ही लगती, मगर सीखने की कोई उम्र नहीं होती। फिर भी इतने संदेशों में से एक दो बार काम की बात मिल ही जाती थी, जिससे शालिनी को अच्छा लगता था। सबसे ज़्यादा मुस्कुराहट शालिनी के चेहरे पर अभी भी उस छोटी सी मुलाकात के दौरान राधेश्याम द्वारा की गई छोटी छोटी नादानियाँ थीं, जिन्हें याद कर शालिनी अभी भी यदा कदा मुस्कुरा देती थी। आज अचानक शालिनी की तबीयत बहुत तेजी से खराब हुई। शालिनी के बेटे रमेश को जैसे ही पता चला वह ऑफिस छोड़ भागता हुआ और आया और शालिनी को सीधे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तबीयत खराब होने के चलते अगले 3 दिनों से शालिनी आईसीयू में भर्ती थी। डॉक्टर शालिनी की स्थिति के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे। रमेश को डॉक्टर ने कह दिया है कि अगले 24 घंटे बहुत संवेदनशील हैं। कुदरत ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। शालिनी के कमरे में बैठा रमेश आशा भरी नज़रों से अपनी माँ की तरफ देख ही रहा था कि अचानक शालिनी का फ़ोन बज उठा। उसने देखा स्क्रीन पर राधेश्याम सहयात्री लिखा था। जिज्ञासा के साथ रमेश ने फ़ोन उठाया, मगर इससे पहले कि वह हेलो कह पाता उधर से एक महिला की आवाज़ आई, शालिनी जी हैं? जी नहीं, मैं उनका बेटा रमेश बोल रहा हूँ। रमेश ने प्रश्नवाचक अंदाज के साथ पूछा, आप कौन? उधर से महिला की आवाज़ आई, जी मैं राधेश्याम जी की बेटी अनीता बोल रही हूँ। मेरे पिताजी को दिवंगत हुए 6 महीने हो चुके हैं। उन्होंने मरने से पहले मुझे एक जिम्मेदारी दी थी कि मैं रोज़ शालिनी जी के इस नंबर पर एक सुंदर सा सुप्रभात का संदेश भेजा करूं, और अगर लगातार 3 दिनों तक उधर से कोई उत्तर ना आए तो मैं फ़ोन लगाकर शालिनी जी की तबीयत के बारे में पूछ लूं। पिछले 4 दिनों से सुप्रभात संदेश का शालिनी जी की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण मैंने उनकी तबीयत के बारे में जानने के लिए यह फ़ोन लगाया है। रमेश कुछ जवाब देता तब तक शालिनी के कमरे से मॉनिटर पर लगी हृदय गति दिखाने वाली रेखा एक शांत आवाज़ के साथ सीधी दिशा में चलने लग गई थी। इस सहयात्री वाले रिश्ते को महसूस कर रमेश स्तंभ था। उधर से रमेश का उत्तर सुनने के लिए लगातार हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी। रमेश ने रुधे गले से कहा, आपके पिताजी की सहयात्री आज वापस उसी डिब्बे में जाकर बैठ गई है जहां आपके पिताजी पिछले 6 महीने से उनका शायद इंतज़ार कर रहे हैं।